डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है और ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। तो जब हम इनको ज्वाइन करते हैं तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिलता है जो कि डी ई से हमने ज़ाहिर किया। अब ये इसके बारे में कहते हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये डी ई जो कि हमने ए बी का मिड पॉइंट और ए सी का मिड पॉइंट हमने ज्वाइन किया, तो ये जो साइड है ये थर्ड साइड क्या पैरेलल होगा और ये इसकी लंबाई में इसके हाफ होगा। ये दोनों चीज़ें हमने साबित करनी है। इसका ये लाइन सेगमेंट इसकी तरफ इशारा है, इस लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं। और ये जो चूंकि हमें दिया गया है कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इसका मतलब क्या है, ए डी जो है वो बी डी के बराबर है और ए ई जो है वो सी ई के बराबर है, क्योंकि ये इसके मिड पॉइंट्स हैं। तो ये हमें दिया गया है। अच्छा, तो गिवन में हम क्या करें, यही कुछ लिखें जो हमने वहाँ पर एक्सप्लेन किया। ए ट्राइंगल ए बी सी, हमें एक ट्राइंगल दिया गया है एंड डी ई is the line segment, DE is the line segment. D and E are midpoints of AB and AC respectively. बिलतरतीब ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का मिड पॉइंट ई है। तो इसका ये मतलब है कि ए डी ये कॉन्ग्रुएंट हुआ बी डी के और ए ई का ये जो है कॉन्ग्रुएंट है सी ई के, क्योंकि ई मिड पॉइंट है और डी मिड पॉइंट्स है। तो ये हमें दिया गया है और साबित क्या करना है, टू प्रूव ये जो लाइन सेगमेंट है जिसका नाम हमने डी ई रखा, ये डी ई जो है ये पैरेलल होगा डी सी के। पहला काम हमने ये करना है। दूसरा काम हमारा क्या है कि डी ई इज द मेजरमेंट ऑफ डी ई जो है वो मेजरमेंट ऑफ हाफ ऑफ डी सी है। ये साबित करने हैं ये दो काम। इसमें से हमने कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन हम इसलिए करते हैं कि इसमें देखें ना, आपको एक ही ट्रायंगल नज़र आ रहा है, तो मैं एक और ट्रायंगल बनाऊंगा। ट्रायंगल आई प्रोड्यूस डी ई, मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ। आई प्रोड्यूस डी ई अप टू एफ सच दैट डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ। सही है, मैंने डी ई को बढ़ाया कहाँ तक, एफ तक। एफ कितना दूर है, जितना ई से डी दूर है उतना ई से एफ दूर है। और फिर मैंने उसके बाद एफ को सी के साथ मिलाया। अब मैं डी ई आई प्रोड्यूस मीन बढ़ाना, आई प्रोड्यूस डी ई अप टू एफ such that DE is congruent to EF. I join, मैंने उसके बाद क्या किया कि मैं I join F to C, मैंने F को C से मिलाया। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। इसको आपने डॉटेड में शो करना है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद हम करस्पॉन्डेंस लेंगे, प्रूफ, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस।
अच्छा, अब आपको दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं। ट्रायंगल ADE corresponds to triangle FCE या EFC, आपकी मर्जी। EFC, ये दो ट्रायंगल्स आपको नजर आ रहे हैं। मतलब आपकी तवज्जो वहां पर ADE और FCE के ऊपर होनी चाहिए। अब आप बताएं कि इसमें कौन सा साइड इसके कौन से साइड के, देखें आपको नजर आ रहा है ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये एंगल जो है ये इसके बराबर है क्योंकि ये वर्टिकल एंगल्स हैं। तो यहाँ पर इसको 1 लिखें और यहाँ पर 2 लिखें। तो अभी आप इसके ऊपर आप काम कर सकती हैं। देखें AE ये कॉन्ग्रुएंट है CE के। वजह क्या है? गिवन है। कहां पर कौन से अल्फाज हैं? ये मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स। तो जब ये मिड पॉइंट हुआ E तो AE और CE बराबर हो गई। ये गिवन में है। अच्छा, इसके बाद ADE में आपका एंगल 1 है और यहाँ पर एंगल 2 है। या ये क्यों बराबर है? देखो ना, क्रॉस आपको नजर आ रहा है X। तो जब ये क्रॉस नजर आ जाए तो इसके अपोजिट एंगल्स को वर्टिकल एंगल्स कहते हैं। तो ये 1 है और ये 2 है, आपस में ये बराबर है। तो एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। ये वर्टिकल एंगल्स हैं। वर्टिकल एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। ये वर्टिकल एंगल्स की वजह से ये कॉन्ग्रुएंट है। बोथ आर वर्टिकल एंगल्स। एंगल्स अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं तो पूरा लिखें। अच्छा, इसके बाद DE, इसका DE जो है इसके EF के बराबर है। इसकी वजह क्या है? ये भी गिवन है। नहीं, ये कंस्ट्रक्शन है, गिवन नहीं। देखें ना, कंस्ट्रक्शन में हमने इसका कंस्ट्रक्शन कहाँ पर है? यहाँ पर है। और ये DE और EF कंस्ट्रक्शन। ये देखें, तो ये पूरा हो गया। इस ट्रायंगल के 2 साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल इस ट्रायंगल के 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो SAS की वजह से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये साइन कॉन्ग्रुएंट में चेंज EFC। वाई? SAS पास्चुलेट। ये SAS है, यहाँ मैं लिख सकता हूँ। क्यों? 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल। 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, इसको SAS कहते हैं। तो जब ट्रायंगल्स पूरे हो गए, ट्रायंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो फिर काम आसान हो जाता है। इसका ये मतलब है कि इसका ये वाला साइड AD के बराबर है, इसका ये वाला जो साइड है ये AD के बराबर है। वजह क्या है? इसका AD, वजह अब लिखूंगा आपको समझ आ जाएगी। AD CF ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ये है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यही एक वजह होती है। अगर आप साइड लेते हैं कॉन्ग्रुएंसी के बाद तो फिर आप यहाँ साइड लिखें, और अगर एंगल है तो फिर एंगल लिखें। ये देखें ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। जितना ये है उतना ये है। अगर बड़ा है तो ये भी बड़ा है, अगर दरमियानी है तो ये वो भी दरमियानी है। ठीक है। अच्छा, लेकिन क्या हुआ? AD जो है वो BD के बराबर है और AD FC के भी बराबर है। तो मतलब ये है कि FC और BD आपस में बराबर हो गए। ये तो हमें गिवन था ना कि ये दोनों बराबर हैं, और अभी हमने साबित किया कि AD CF के बराबर है। तो जब AD BD के बराबर है और AD FC के बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। ऊपर हमें दिया गया है कि CF जो है कहाँ पर है? ये देखें, AD BD के बराबर, और यहाँ मैंने साबित किया कि AD CF के भी बराबर है और वजह भी बता दी। देखें, लेकिन AD बराबर है BD के, ये तो गिवन है ना।
इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हो गए। बट यहाँ आप बट लिख सकती हैं, ये दोनों बराबर हो गए। सो बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी एफ। मैं इसको इस ये जो है बी सी एफ डी, ये मैं पैरेललोग्राम साबित करने लगा हूँ। अगर मैं इसको पैरेललोग्राम मैंने साबित किया तो फिर काम आसान हो जाएगा। फिर जो ये हमसे मांगते हैं फिर वो काम आसान। तो अभी मैं इसके ऊपर लगा हुआ हूँ एफ सी और बी डी, तो मैंने इक्वल साबित कर लिया और वजह भी बता दी। बी डी और सी एफ बराबर हैं, बोथ आर इक्वल टू ए डी, बोथ आर इक्वल टू ए डी, या ट्रांजिटिव यहाँ लिखें। जब दो साइड्स एक साइड के बराबर हो तो आपस में बराबर होती हैं। तो ये भी रीजन लिख सकती हैं आप, ट्रांजिटिव भी लिख सकती हैं, और बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ए डी, ये भी लिख सकती हैं। और इसका इसी का मतलब ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव आप यहाँ पर ट्रांजिटिव भी लिख सकती हैं। सही है। सो बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी एफ। अब मैं इसको, अच्छा ये वाला जो एंगल है अभी देखें आप, ये एक और मैं फिगर बनाने लगा हूं। ये एन फिर आपको नजर आ गया। एन का ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर, ये वाला एंगल ये इस एंगल के बराबर हो। यहाँ पर ए है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर सी है, और यहाँ पर मैं इसको एंगल 3 कह सकता हूँ, इसको एंगल 4 कह सकता हूँ। तो यहाँ पर ये जो एंगल 3 है ये एंगल 4 के बराबर है। वजह क्या है? corresponding angles of congruent triangles. Angle 3 is also congruent to angle 4. वजह क्या है? corresponding angles of congruent triangles. वहां पर मैंने S लिखा, यहाँ पर मैंने A लिखा, क्योंकि यहाँ पर एंगल्स हैं और वहां पर साइड था। ये फर्क है। अच्छा, जब 3 और 4 congruent हो गए, और जब आपने देखा कि कॉन्ग्रुएंट तो हो गए, उसमें कोई शक नहीं, और जब देखा तो अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो जब अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसका मतलब है कि ये लाइन इस लाइन का पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। क्योंकि वजह क्या है? अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। पैरेलल की वजह मैंने आपको समझा कि अगर लाइंस पैरेलल हो तो अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और अगर अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो लाइंस पैरेलल होते हैं। तो अल्टरनेट एंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, अल्टरनेट है, आपने देखा अल्टरनेट है और कॉन्ग्रुएंट भी है। तो इसका इसी का रिजल्ट ये है कि ये जो एफ सी है, सी एफ जो लाइन है, ये पैरेलल होगा ए बी लाइन के, ए बी लाइन। तो मैं लिख सकता हूं कि सी एफ इज पैरेलल टू बी डी, क्योंकि बी डी ए बी के ऊपर है। ये बी डी जो है ये ए बी के ऊपर है। अगर ए बी इसका पैरेलल है तो बी डी खुद ब खुद पैरेलल हो गया। तो देखें यहां पर सी डी और सी एफ और बी डी की बात कर रहा हूं। यहां पर ए है और यहां पर बी, इन दोनों को जरा देखें। यहां पर अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, यहां पर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए। तो हमने जो शेप है, ये बी है, ये सी है, ये एफ है, ये डी है। तो इसका ये जो अपोजिट साइड्स हैं एफ सी और बी डी को मैंने कॉन्ग्रुएंट भी साबित किया और पैरेलल भी साबित किया। तो मतलब ये एक पैरेललोग्राम है। So, BCFD is a parallelogram. वजह क्या है? Opposite sides are congruent and opposite sides are parallel. C, A and B. A and B.
ए को देखो, ए का क्या मतलब, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, और बी को देखो, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ये इसका रिजल्ट आ गया, कॉन्ग्रुएंट तो हो गया ना। अच्छा अभी देखें, जब ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का जो दूसरा पेयर है, एक से तो हमने ये साबित किया कि ये पैरेललोग्राम है। अच्छा अब दूसरा क्या है, अब मैं लिख सकता हूं कि BC इज कॉन्ग्रुएंट टू DF। अब ये यहां पर आ जाए, BC और DF आपस में बराबर हो गए, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम तो हो गए ना, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, ये वजह है इसकी। अच्छा अब DF को जरा देखें, BC इज पैरेलल टू DF, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसकी वजह भी ये है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर आल्सो पैरेलल, पैरेललोग्राम आर पैरेलल, ये सब आप यहां लिखें। जब BC और DF कॉन्ग्रुएंट भी हो गए और BC और DF पैरेलल भी हो गया, तो ये मतलब तो हो गया कि BC इज पैरेलल टू DF के ऊपर DE है। तो ये तो मसला ही खत्म हो गया, ये वाला काम तो हो गया, ये वाला पैरेलल वाला, क्यों, DF के ऊपर DE है। तो ये काम तो हमने साबित कर लिया। अच्छा दूसरा काम क्या करना है, अब BC जो है ये कॉन्ग्रुएंट है DF के, तो DF आप कैसे लिख सकती हैं, DE प्लस EF। मैं BC और DF लिखना चाहता हूं, लेकिन ऐसे DE प्लस EF, ये DF बन गया इससे, DE प्लस EF। अब इसको कैसे लिख सकती हैं, BC DE प्लस DE, क्यों, क्योंकि DE और EF मैंने यहां पर बराबर लिए हैं, कहां पर बराबर लिए हैं, कंस्ट्रक्शन में। ये मैं EF की जगह फिर DE लिखना चाहता हूं, तो EF की जगह मैंने फिर DE लिख लिया। अब देखें BC जो है वो 2DE के बराबर हो गया, जमा किया मैंने। अब डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स, दो से डिवाइड करें, तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ रह जाएगा, और इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये DE, तो ये मेजरमेंट ऑफ DE जो है वो हाफ ऑफ BC, ये भी साबित हो गया। तो ये हमारा आज का थ्योरम है। जो पॉइंट आपको समझ ना आए करके पूछ सकती हैं।